हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को जो हमने स्टार्ट किया था उसकी कहानी हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग है। सिलेंडर जो है हमारा वो सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो नहीं है। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर भी चार्जेस पूरे भरे पड़े हैं और अगर ये कंडक्टिंग होता या फिर हॉलो होता तो चार्जेस सिर्फ सरफेस पे होता और वो केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पे इनसाइड द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। पर इस बार क्योंकि आपका ये कंडक्टर सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग है तो आपके सारे चार्जेस जो है वो पूरे सिलेंडर में फैला हुआ है। तो इसका मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि पूरे चार्जेस का पूरा ऐसा सिलेंडर बना हुआ है और ये सिलेंडर इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका मतलब हर पॉइंट पे आपकी चार्ज डेंसिटी एक जैसी होगी, इसको एक जैसा चार्ज किया गया है पूरे स्पेस में। तो आप ऐसा मान के चलो कि एक सिलेंडर है कैपिटल आर रेडियस का और ये पूरे चार्जेस का सिलेंडर है ऊपर से लेकर नीचे तक इनफाइनाइट। तो क्योंकि ये सिलेंडर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज के टर्म्स में भी देख सकते हैं, लेकिन लीनियर चार्जेस ये थिन नहीं है, बहुत एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है इसका, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही लेंगे, राइट। तो चार्ज डेंसिटी की अगर बात आएगी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ही हम कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के बाहर निकाल रहा है, मतलब इसका जो एक्सिस है, ये जो बीच से लाइन पास हो रही है सिलेंडर के परपेंडिकुलर, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो हम गॉस लॉ का सहारा लेके ढूंढ सकते हैं। तरीका वही है, सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो कि उस पॉइंट से पास होता हो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दूसरी बात, आपका जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसका जो शेप है वो आप उस हिसाब से डिसाइड करोगे जिस हिसाब से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंड्रिकल है तो हम अगेन गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही इमेजिन करेंगे। ये काम हम पहले कर चुके हैं कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। तो आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और एक्सिस जो है वो वही है जो इस दिए हुए सिलेंडर का एक्सिस है। आई होप ये क्लियर है आपको। यस, ये आपका सरफेस आ गया, ये इमेजिन किया हुआ सरफेस है और इसके थ्रू आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं ताकि आपको पता चले इमेजिन किया हुआ सरफेस है। अब अगला स्टेप ये है कि जो आपने किया है इमेजिन गॉसियन सरफेस, इसके थ्रू आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है और फ्लक्स आपको दो तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको फ्लक्स निकालना होगा इंटीग्रेशन का यूज करके, डेफिनेशन का यूज करके फ्लक्स का, और दूसरा आप क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस हमने इमेजिन किया है तो आप गॉस लॉ का यूज करके दूसरे तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हो। दोनों को इक्वेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो अब तक हमने किया है हमेशा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास तीन सरफेसेस है, क्योंकि सरफेस पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, इसके अंदर एजेस है, तो आपके पास तीन सरफेस है और उन तीनों सरफेस के जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो अलग अलग होगा। तो एक ऊपर का सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऊपर और नीचे दो सर्कुलर सरफेसेस है, राइट। और बीच में आप देख सकते हो सिलेंड्रिकल सरफेस का ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस होगा ये वाला। तो आपके पास दो फ्लैट सरफेसेस और फिर एक कर्व्ड सरफेसेस है, तीन सरफेस है। तो मैं ऊपर वाले सरफेस को S1 नाम दे रहा हूं, नीचे वाले सरफेस को S2 नाम दे रहा हूं और इस वाले सरफेस को S3 नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, इसको सॉल्व करते हैं और आप फ्लक्स का वैल्यू निकाल लो। अब ये जो टोटल सरफेस है आपका गॉसियन सरफेस, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आपका इंटीग्रेशन भी जो है वो तीनों पार्ट में चला जाएगा। फॉर सरफेस S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन फॉर सरफेस S2 E ds cos थीटा और प्लस सरफेस S3 E ds cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो गोला पार्ट है सर्कल वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि देखो अब सरफेस S1 जो है वो क्लोज सरफेस नहीं है, वो ओपन फ्लैट सरफेस है। ये गोला इसलिए था क्योंकि हमने पूरा जो सिलेंडर है क्लोज्ड सरफेस का सिलेंडर, हम उसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे थे।
तो जब भी क्लोज सरफेस हो तब ये गोला लगाते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, S1, S2 और S3 सरफेसेस। और अब हम चेक करते हैं S1, S2, S3 का क्या सिचुएशन है। अगर मैं S1 की बात करूं तो ऊपर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आपको पता है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा एरिया वेक्टर ds वेक्टर। S2 का एरिया वेक्टर नीचे जाएगा और S3 का एरिया वेक्टर सामने जाएगा। समझ गए? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बाहर ही जाएगा। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर ही जाएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो ऐसे जाएगा S1 के लिए, और आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा फॉर सरफेस S1। फॉर सरफेस S1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए सरफेस S2 का भी यही हाल है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। पर यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो इस तरह से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। सो सरफेस 3 के लिए आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री मतलब कॉस थीटा आपका हो जाएगा 0 यहाँ पे भी, क्योंकि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो यहाँ भी कॉस थीटा 0 होगा और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। ओके, दूसरी बात ये है, अब चलो ये वाला दोनों इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, तो ये आपका 0 आ जाएगा प्लस ये 0 आ जाएगा, प्लस यही इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है फ्लक्स निकालने के लिए। चलो थीटा 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपका जो फ्लक्स है वो ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 हो चुका है, ये भी 0 हो गया। अब इसमें देखते हैं S3 के लिए। S3 आपका ये कर्व्ड सरफेस है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है बल्कि पूरा ऐसा, देख रहे हो ना आप, ऐसे पूरा कर्व्ड सरफेस है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। इस कर्व्ड सरफेस पे जो भी पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स इस अंदर के सिलेंडर, जो भी चार्ज सिलेंडर है उससे सेम डिस्टेंस पे है। समझ रहे हो ना, आपका चार्ज सिलेंडर बीच में है और उससे सेम डिस्टेंस पे एक पूरा सरफेस है, इसका मतलब इस पूरे कर्व्ड सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, और उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे S3 पे ds, और cos थीटा यहाँ पे 1 हो चुका है ना। इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर S3 का मतलब ये है कि ये टोटल सरफेस एरिया S3 का, S3 मतलब S3 आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो आप लोगों को पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर जो है उसका एरिया होता है 2 पाई r इंटू एल, एल मतलब उसका लेंथ। तो हम मान के चलते हैं जो ये इमेजिनरी सरफेस या इमेजिनरी सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है इसका लेंथ l है। तो फाइनली आपका ये वैल्यू आ जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये तो 0 0 0 हो गया, फाइनली आपका ये E है, और ये जो आएगा टोटल दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल। r कौन सा रहे, देखो ये जो बाहर वाला सिलेंडर हमने इमेजिन किया है उसका r लेना है, तो इसका कर्व्ड सरफेस ds का इंटीग्रेशन फॉर S3 इज नथिंग बट S3 इज योर कर्व्ड सरफेस, तो ये पूरे कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा एंड दैट इज 2 पाई r इंटू एल। तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई r इंटू एल। ये आपका आ गया इक्वेशन 1। ये आपका फ्लक्स इसके थ्रू जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगला तरीका क्या है बताओ, अगला तरीका होगा आपका गॉस लॉ यूज करने का। सो यूजिंग गॉस लॉ आपका फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू E, सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको Q एनक्लोज्ड कैलकुलेट करना है। Q एनक्लोज्ड वो चार्ज है जो इस क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर हो, मतलब ये पूरे चार्ज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, इस पूरे चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्लोज्ड सरफेस जो है, इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वही चार्ज हम Q एनक्लोज्ड यहाँ पे लेंगे। सो दिस इज योर Q एनक्लोज्ड। तब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो बाहर वाला चार्ज हमको लेना नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ में आपका क्लोज सरफेस के अंदर का ही चार्ज लेते हैं। अब ये चार्जेस सिलेंडर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरा सिलेंडर का ही पूरा चार्ज भरा हुआ है। तो सिलेंडर जो है सिलेंडर के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे।
तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप लोग को पता है क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब चार्ज टोटल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो भी इसके अंदर है, और इसके अंदर के चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं, क्यू एनक्लोज्ड। तो रो का वैल्यू आपका हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड, दिखाई दे रहा है आपको, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में चार्ज पूरा यहां पे रखा हुआ है, वो यहां से लेकर यहां तक का जो सिलेंडर बन रहा है इस वॉल्यूम में रखा हुआ है। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, समझ गए। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं काम करता हूं, इसको यहां पे हटा देता हूं, आई होप ये ध्यान में रखा होगा। यहां पे बस फ्लक्स का फॉर्मूला याद कर लो जो हमने डिराइव किया है, फाई इज इक्वल टू ई टू पाई आर इंटू एल, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू ई टू पाई आर इंटू एल, इक्वेशन 1, ओके। और यहाँ पे हम इसको सब हटा देते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ का फॉर्मूला है। तो अब हम फ्लक्स गॉस लॉ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज क्या है, क्यू एनक्लोज्ड, और हमको इस वॉल्यूम में डालना है, ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है इस सिलेंडर का, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ क्या है इस सिलेंडर का, कैपिटल एल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्यू एनक्लोज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, इसको यहां पे भेज दो, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आप क्या करोगे, इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, पुट दिस इन इक्वेशन 2, तो आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड इज रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 ऑलरेडी जो हमने डिराइव किया था, और इक्वेशन 3 दोनों फ्लक्स का फॉर्मूला है, आपको बस क्या करना है, इक्वेट कर देना है, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 3 वी हैव ई टू पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल और एल हो जाएगा कैंसिल, और पाई और पाई भी हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आपका सिलेंड्रिकल चार्ज है, चार्ज बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज ई आउट, यू नो इट इज ई आउट, और ई आउट का वैल्यू क्या है आपका, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख सकते हो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप जैसे जैसे सिलेंडर से दूर जाओगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कमजोर पड़ता जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, बाहर की तो बात हो गई, सरफेस की। अच्छा सरफेस की बात कर लेते हैं। तो बाहर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, सरफेस पे क्या होगा बताओ। सरफेस पे आपको क्या करना है, एट सरफेस, तो अगर मैं सरफेस पे आ जाता हूं, अगर मुझे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो आपका जो ये आर है, यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे ना इस चार्ज सिलेंडर के बाहर, तो आप अगर आप सरफेस पे आ जाओगे, सरफेस पे मतलब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आपका जो स्मॉल आर है वो छोटा होके कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो एट सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये वाला वैल्यू इसके अंदर डाल दो, तो आपको इस सरफेस का वैल्यू मिल जाएगा, और इस सरफेस का वैल्यू आपको आ जाएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, आर और आर हो जाएगा कैंसल, एंड दिस विल बी ई सरफेस दैट इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात हो गई सरफेस की।
नाउ विल टॉक अबाउट इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द सिलेंडर। अब हम सिलेंडर के अंदर घुसेंगे और सिलेंडर के अंदर घुसने के बाद हम देखेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी हो रहा है। ये कंडक्टिंग सिलेंडर होता तो हमको पता है कि चार्जेस अंदर नहीं होते, सिर्फ सरफेस पे होते हैं, और ऐसे केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। पर ये कंडक्टिंग सिलेंडर नहीं है, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो अंदर भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये चालू करने से पहले, क्योंकि इसके लिए भी आपको फिर अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा और उसके बाद फिर ऐसा ही प्रोसीजर करना है जैसा हमने यहाँ पे किया, राइट। तो हम एक काम करते हैं, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पहले लिख देते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर है, ई आउट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ई आउट इज इक्वल टू कितना है, रो आर स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये आउटसाइड जी सिलेंडर है। और सरफेस पे आपका ई का वैल्यू, ई सरफेस रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं अंदर, सिलेंडर के अंदर चले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम घुसते हैं सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर घुसना है तो एक काम करो, बाहर का जो आपने स्फीयर इमेजिन किया है ये हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि बाहर वाला तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो इसको आप हटा दो यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम इसके अंदर घुसते हैं। तो मान लो ये आपका सिलेंडर जो है, चार्ज सिलेंडर, ये वैसा ही रखा हुआ है, और अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट करना है, मतलब फॉर इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो मतलब आपका जो आर होगा दैट विल बी लेस देन आर, है ना, इसके अंदर। तो मान लो मुझे किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि एट ए डिस्टेंस आर है, ठीक है। आर बाहर भी था, अब आर अंदर आ चुका है, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगेन मुझे गॉस लॉ का यूज करना है, और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं इस पॉइंट पे, ये देखो, ये गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अगेन ये गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही इमेजिन करेंगे क्योंकि आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंड्रिकल है। और फिर आपके पास अगेन 3 सरफेसेस होगा, ऊपर वाला S1 सरफेस, नीचे वाला S2 सरफेस, और ये कर्व्ड सरफेस यहाँ पे S3, ठीक है। और हम पहले फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके, क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, क्योंकि हमारे पास 3 सरफेसेस है, कर्व्ड सरफेस गॉसियन सिलेंडर का और 2 फ्लैट सरफेसेस। तो इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में आप डिवाइड करो, S1 E ds cos थीटा प्लस S2 E ds cos थीटा और प्लस S3 E ds cos थीटा, ओके। ना यहाँ पे देखो फिर से क्या होगा कि ऊपर वाला सरफेस जो है उसका एरिया वेक्टर, ये हटा देता हूँ मैं, एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा है ds, और अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसे आउटवर्ड ही होगा, पहले भी आउटवर्ड ही था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। फॉर S1 थीटा अगेन बिकम्स 90 डिग्री। ये सेम केस आपका S2 के साथ भी होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर नीचे की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। लेकिन जो सरफेस S3 है इसका आपका एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की ओर जा रहा है ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में बाहर की ओर जा रहा है, तो सरफेस S3 के लिए आपका थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। यहाँ से आप देखो कि इसका वैल्यू जो है ये कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका वैल्यू फ्लक्स का 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, यहाँ पे भी cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट भी 0 हो गया। प्लस यहाँ पे cos थीटा 1 हो जाएगा, उसका रीज़न ये है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो cos 0 1 हो जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आप कर्व्ड सरफेस पे देखोगे तो कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सेम सिचुएशन में है, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा।
तो ये जो सिमेट्री है उस हिसाब से इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक जैसा ही होगा। तो हम ई का वैल्यू जो है कांस्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। और अगर सपोज करो आप इसको ds का वैल्यू जो है अंदर रह जाएगा, cos थीटा 1 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज फॉर सरफेस S3। सो फाइनली फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, E। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds? इंटीग्रेशन ऑफ ds इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया लेकिन किसका चाहिए आपको, S3, दैट इज ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई r इंटू, यहाँ पे स्मॉल एल अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये रहा 2 पाई r इंटू स्मॉल एल। ठीक है, इसको आप r डैश भी मान सकते हो, जो कि हम लोग ने शायद पिछले डेरिवेशन में किया था, अंदर वाले को r डैश माना था। पर ठीक है, वैसे भी बाहर का हम मिटा चुके हैं, इसको r ही रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने लिख भी दिया, इस बार r जो है वो हम अंदर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका r हो जाएगा सिलेंडर का। तो ये तो आपका फ्लक्स आ गया E इंटू 2 पाई RL, और ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RL फॉर सरफेस S3। चलो इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अगला काम हम लोगों ने क्या किया था बताओ, अगला काम हमको क्या करना है, गॉस लॉ यूज करके आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये पार्ट मैं यहां से हटा दे रहा हूं। सो यूजिंग गॉस लॉ आपको फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, जो भी फ्लक्स होता है दैट इज Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2 लिख देते हैं। Q एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वही लेना है। अब आपका गॉसियन सरफेस, ये टोटल गॉसियन सरफेस इतना है, सिलेंड्रिकल पार्ट, इसके अंदर जितना चार्ज है उसी चार्ज को हम लोग Q एनक्लोज्ड बोल रहे हैं, समझे। चलो अब इस Q एनक्लोज्ड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर जाएंगे। फिर से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, वो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज मतलब उतना ही चार्ज ले रहे हैं जो इस सिलेंडर के अंदर है, इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर, इसको हम Q एनक्लोज्ड बोल रहे हैं। अब इसका वॉल्यूम देखो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस वॉल्यूम में जो भी चार्जेस हैं वही वॉल्यूम हम लेंगे यहाँ पे। तो अगेन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। चलिए Q, ये सारे चीजें यहाँ पे अगर आप भेज दोगे तो Q एनक्लोज का वैल्यू आपको आ जाएगा रो 4 पाई r स्क्वायर इंटू एल। ये Q एनक्लोज का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। सो पुट दिस इन इक्वेशन 2 एंड नाउ you'll have flux is equal to Q enclosed is rho 4 pi r square into L upon epsilon naught। चलो भाई ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। ना इक्वेशन नंबर 1 पे फिर से चलते हैं, कहाँ गया, ये रहा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ये दोनों ही क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 and 3 we have E2 pi RL, E2 pi RL is equal to rho 4 pi r square L upon epsilon naught। तो पाई और पाई हो गया कैंसल, 2 1 2 2 और r यहां से चला जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, इज इक्वल टू एल और एल भी जाएगा तो इज इक्वल टू क्या आ गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगेन आप देखोगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब ये कि अगर आप अंदर में इस एक्सिस से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, सरफेस तक बढ़ेगा, सरफेस के बाद आउटसाइड में प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे अगर सरफेस से बाहर आप जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास अगेन फिर आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस और ऑन द सरफेस तीनों वैल्यूज यहाँ पे हैं और इन तीनों वैल्यूज को मैं फिर से लिख देता हूं और इसका भी हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए देखो, तो
आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। इससे पता चलता है कि ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे दूर जाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। एंड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है? अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वेशन से। ये आपको दिखाता है अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये आर क्या है यहाँ पे? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द चार्ज्ड सिलेंडर। तो आप सरफेस तक तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर तक का, ये इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सरफेस तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा अगर आप डिस्टेंस ऐसे बढ़ाते जाओगे तो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तुमको मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये सरफेस तक ऐसा होगा जहां पे r इज इक्वल टू आर हो जाएगा। जैसे r का वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाएगा सरफेस पे जाने के बाद, कैपिटल R के इक्वल। तो यहां तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और कैपिटल R मतलब आप सरफेस पे पहुंच चुके हो। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा और सरफेस पे वैल्यू होता है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने पर इन्फिनिटी तक डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आ गया। सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर।